Hello ninth class students. I hope you all are doing very well in your studies. आज इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे आपके ग्रेविटेशन चैप्टर की, जो कि फिज़िक्स पोर्शन के अंडर आता है। चैप्टर नंबर 10 है ये आपका एनसीईआरटी की बुक का। ग्रेविटेशन के चैप्टर्स में बहुत सारे आपको न्यू टर्म्स पढ़ने को मिलेंगी। कुछ डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 8 एंड 9 वी हैव लर्नड अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्स एज द कॉज ऑफ मोशन। हमने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा और फोर्स के बारे में पढ़ा, जो कि कॉज ऑफ मोशन है। वी हैव लर्न दैट अ फोर्स इज़ नीडेड टू चेंज द स्पीड। अगर हमें किसी चीज़ की स्पीड चेंज करनी है तो हमने वहाँ पे पढ़ा कि हमें क्या चीज़ चाहिए उस स्पीड को चेंज करने के लिए, फोर्स। वी हैव लर्न दैट फोर्स इज़ नीडेड टू चेंज द स्पीड। या फिर डायरेक्शन चेंज करनी है मूविंग ऑब्जेक्ट की, तब भी हमें फोर्स रिक्वायर्ड है। वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ। आप अगर कोई चीज़ किसी हाइट से फेंकते हो बच्चे, तो कहाँ गिरती है? अर्थ की तरफ। वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। हमें मालूम है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे के सारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। जो मून है हमारा, इट गोज़ अराउंड द अर्थ, ये अर्थ के चारों तरफ जाता है। ये सारे केसेस जो आपको बताए, प्लैनेट्स का सन के चारों तरफ घूमना, मून का अर्थ के चारों तरफ घूमना, इनके ऊपर भी कोई फोर्स एक्ट करती है बेटा। जो प्लैनेट्स हैं, मून है, ये सब कोई ना कोई फोर्स इनके ऊपर अप्लाई होती है ऑब्जेक्ट्स पे, जिसकी वजह से ये रिवॉल्व करते हैं। इज़ैक न्यूटन का नाम आप सबने सुना होगा, ग्रेट साइंटिस्ट, कुड ग्रास्प दैट द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज। दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स का नाम उन्होंने दिया हमें कि ये जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी चीज़ जो आप उछालोगे वो अर्थ की तरफ आएगी, ठीक है। जो मून है वो अर्थ के ही चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पे मूव करता है। सारे के सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में रहते हुए सन की रेवोल्यूशन पूरी करते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो जो फोर्स इसके पीछे है बेटा, वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन, ये हमारा पहला क्वेश्चन बनता है जो हम इस चैप्टर में आपको दूंगी मैं इस तरह से। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is ग्रेविटेशन? बेटा हम इस पूरे चैप्टर को पार्ट्स में पढ़ेंगे, लेकिन जितना पार्ट हम करेंगे वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी टर्म छूट जाए जो आपको समझ में ना आए। जैसे मैंने अभी आपको बताया ग्रेविटेशन क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी की बुक में हमने देखे। इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन की अगर आपको डेफिनेशन आती है एग्ज़ाम में, तो आपने क्या आंसर लिखना है वो देखिए। ये वो फोर्स है, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये किसकी फोर्स है? जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ऐसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में? बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। इन द यूनिवर्स, बहुत बड़ी बात बोली है इस डेफिनेशन में। कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, पूरे के पूरे यूनिवर्स में कोई भी आप दो बॉडीज़, टू ऑब्जेक्ट्स उठा लो
उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्या कहा मैंने, इस यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में एनी टू बॉडीज़ के बीच, बिटवीन एनी टू बॉडीज़ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हम बच्चे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन। ओके, यहीं पे इसे लर्न कीजिए। व्हाट इज ग्रेविटेशन? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। ठीक है, आप कोई भी दो बॉडीज लीजिए, उसके बीच में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में कोई भी टू बॉडीज, एनी टू बॉडीज, that force of attraction between any two bodies is known as what? Gravitation. तो ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, व्हाट इज ग्रेविटी? तो आपने न्यूटन की कहानी सुनी हुई है एप्पल वाली, ठीक है, कि वो जब सो रहा था तो उसने ये चीज़ नोटिस की कि उसके सर पे एक एप्पल गिरा, उसने देखा और ये विचार आया उसके मन में कि ये सारी चीज़ें नीचे क्यों गिरती हैं, और बस यहीं से खोज हो गई, एक नई टर्म हमें मिली, दैट इज़ ग्रेविटी। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ बॉडी। अब यहाँ देखो, ग्रेविटी में मैंने एक वर्ड यूज़ किया, प्लैनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसे। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्या फ़र्क है ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में? ये जो ग्रेविटी है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में? बिटवीन, ध्यान से सुनोगे, प्लैनेट समझकर की हुई पढ़ाई हमेशा काम आती है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके चले जाओगे तो वो सिर्फ तुम्हारे क्लास तक ही काम आएंगे, उसके बाद रियल लाइफ में बिल्कुल आप थॉरो नॉलेज के बिना रहोगे। तो व्हाट इज ग्रेविटी? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लैनेट एंड अ बॉडी। प्लैनेट कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रही हूँ अर्थ का। हाँ, ये हमारा अर्थ का सुंदर सा ब्लू प्लैनेट है, और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर है कोई ऑब्जेक्ट, इधर है कोई ऑब्जेक्ट, अर्थ के ऊपर है कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्वियस है यहीं गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटेशन और ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिर्फ और सिर्फ जो ये प्लैनेट है और दूसरी जो बॉडीज़ हैं उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। हमने यहाँ पे यूनिवर्स वर्ड यूज़ नहीं किया, क्या वर्ड यूज़ किया है? प्लैनेट एंड अ बॉडी। व्हाट इज़ ग्रेविटी? याद हो गया होगा आपको अच्छे से। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लैनेट एंड अ बॉडी। तो ये दो क्वेश्चन थे आपके, जितना पोर्शन मैंने पढ़ाया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट ग्रेविटेशन एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में बात करेंगे जो अर्थ के ऊपर किसके इन्फ्लुएंस में है? ग्रेविटेशनल फोर्स के। We shall study how the weight of a body varies from place to place. तो यहाँ पे एक नया वर्ड आपके लिए आया है, वेट। ऐसे तो आप इंग्लिश में ऐसे नॉर्मली पढ़ते हो, लेकिन फिजिक्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। वेट की डेफिनेशन भी आपको एग्जाम्स में पूछी जाती है। We shall study how the weight of a body varies from place to place. We shall also discuss the conditions for objects to float in liquids. कि कैसी कंडीशंस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लिक्विड्स के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो इससे पहले कि हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करें, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ देना चाहूँगी, दैट इज़ वेट। व्हाट इज़ वेट? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ वेट? ये बेटा आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी अलग वीडियो लगेगी, क्योंकि इसमें मैंने आपकी
एनसीईआरटी भी उठाई है। कुछ बच्चे जिनको हैबिट होती है बुक रीड करने की, उनके लिए और भी ज़्यादा इजी हो गया। और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलें, ना कि हम इधर उधर की हेल्प बुक्स उठा के तैयारी करें। व्हाट इज़ वेट? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द फोर्स with which a body is attracted towards the center किसके सेंटर? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या चीज बोली आपको, ध्यान से सुनोगे। व्हाट इज वेट? द फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मान लो आप ही खड़े हो अर्थ के ऊपर, ठीक है, आप ही अर्थ के ऊपर खड़े हो, तो जिस फोर्स से आप अर्थ के सेंटर से के साथ अट्रैक्टेड हैं, दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट? वेट। दैट इज नोन एज वेट। आपको अब सुन लो यहाँ पे ध्यान से, एग्जाम्स में 9th क्लास में आपको डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। एक एक शब्द मेरा ध्यान से सुनेंगे। एक टर्म है मास और एक टर्म है आपकी वेट। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पूछा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी जब तक हम मास तक नहीं पहुंचते हैं, वेट के और फैक्ट्स नहीं देखते हैं, सिंपल एनसीईआरटी में अभी हमने वर्ड पढ़ा जो पैराग्राफ में, दैट इज वेट। तो वेट की डेफिनेशन आप समझ लो। द फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द center of the earth is known as what? Weight. Okay. Now next is gravitation. आइए पढ़ते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में। जहाँ तक इस वीडियो में हम कर लेंगे इट्स ओके। उसके बाद की जो वीडियो है वो मैं इसके आगे से कंटिन्यू करूँगी। आई होप कि आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ोगे ताकि आपको फुल बेनिफिट हो। नेक्स्ट इज़ ग्रेविटेशन। देखिए ग्रेविटेशन में हमने जो पढ़ना है, वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ। ये हम सब जानते हैं, है ना। क्या जानते हैं हम सारे? कि जो हमारा मून है वो अर्थ के चारों तरफ जाता है, गोज अराउंड द अर्थ। ओके, इट इज वेरी, हाँ अब ठीक है, विजिबल है। वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ, एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट हवा में उछालते हैं ऊपर की तरफ, एक हाइट वो अटेन करता है, जाता है एक हाइट पर, लेकिन उसके बाद इट फॉल्स डाउनवर्ड्स, नीचे गिर जाता है। It is said that when Newton was sitting under a tree, an apple fell on him. The fall of the apple made Newton start thinking. He thought that if the earth can attract an apple, can it not attract the moon? पहला जो क्वेश्चन उसके दिमाग में आया, अंडरलाइन करो, कि अगर एक एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होके गिरता है तो क्या ये जो मून है अर्थ के चारों तरफ घूमता है, ये भी अर्थ से अट्रैक्ट होता होगा? इट इज़ द फोर्स द सेम इन बोथ केसेस। इज़ द फोर्स, क्वेश्चन उसके दिमाग में नेक्स्ट क्या आया कि जो ये फोर्स है एप्पल के केस में और या मून के केस में सेम है। ही कंजेक्चर्ड
that the same type of force is responsible in both the cases. He argued that at each point of its orbit, the moon falls towards the earth instead of going off in a straight line. So it must be attracted by the earth, but we do not really see the moon falling towards the earth. अब न्यूटन का क्या कहना था, उसने इस चीज़ पे बहस की कि जो चंद्रमा है अपने ऑर्बिट पे घूमता हुआ हर एक पॉइंट पे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, गिरता है अर्थ की तरफ, ना कि वो स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो ये बात उसने साबित की कि अर्थ अट्रैक्ट करता है मून को, लेकिन हम सच्चाई ये है कि देख नहीं पाते मून को अर्थ की तरफ गिरते हुए। तो आइए ज़रा हम मून के इस कंसेप्ट को समझें। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मून, द मोशन ऑफ द मून बाय रिकॉलिंग एक्टिविटी 8.11। एक्टिविटी 10.1 में देखिए, आपने एक पीस लेना है थ्रेड का, धागे का, उसमें एक स्टोन को आपने एक एंड तक बांध देना है और उस एंड ऑफ द थ्रेड को आपने वर्ल करना है, गोल गोल घुमाना है, जैसे ये आप फिगर में इसको देख रहे हो। नोट द मोशन ऑफ द स्टोन। अब इस स्टोन के मोशन को नोट करो, ये कैसे मोशन में जा रहा है। रिलीज द थ्रेड, अपने हाथ से धागा छोड़ दो। अगेन नोट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्टोन, और फिर देखो कि आपका जो स्टोन है थ्रेड को रिलीज करने के बाद किस डायरेक्शन में जाता है। तो यही स्टोन जो है डिस्क्राइब करेगा सर्कुलर पाथ को विद अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। नाउ बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड, इससे पहले कि जो धागा आप छोड़ो, रिलीज करो, द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, उसकी एक सर्टेन स्पीड थी एंड चेंजेस डायरेक्शन, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही थी। द चेंज इन द डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इसको हम कहते हैं हर पॉइंट पर जो डायरेक्शन चेंज हो रही थी, इससे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है। द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन and keeps the body moving along the circular path is acting towards the center। वो जो फोर्स कॉज कर रहा है एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी को, और बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा है, इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ये सेंटर की तरफ फोर्स काम कर रहा है, और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल, मीनिंग सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं हम इस फोर्स को, ठीक है। किस फोर्स को? ध्यान से सुनोगे। जो फोर्स एक्सेलरेशन, हर पॉइंट पे डायरेक्शन जो चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, और सर्कुलर पाथ में जो ये पत्थर घूम रहा है थ्रेड के साथ, इसके ऊपर एक फोर्स लगी हुई है जो सेंटर की तरफ उसको खींच रही है, और इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, आइए आगे बढ़ते हैं। In the absence of this force, the stone flies off along a straight line। जब आपने थ्रेड छोड़ दिया तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स से बाहर निकल आया, और जो आपका पत्थर है वो कैसा गया? स्ट्रेट लाइन में गया, बिल्कुल सीधा। ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करके भी देख सकते हो। दिस स्ट्रेट लाइन विल बी अ टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस फिगर में, टेंजेंट आपने मैथ्स में पढ़ी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी उस सर्कुलर पाथ के। अ स्ट्रेट लाइन दैट मीट्स द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट किसको बोलते हैं? वो लाइन जो सर्कल पर मीट करती है सिर्फ एक पॉइंट पर, ओनली वन पॉइंट, दैट इज नोन एज टेंजेंट टू द सर्कल। यहाँ देखो, आप सिर्फ एक पॉइंट पर मीट कर रही है, स्ट्रेट लाइन है, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो बिल्कुल ऐसा ही मोशन रहेगा जब आप थ्रेड को रिलीज करोगे, स्टोन इसी मोशन में सीधा बिल्कुल जाएगा। स्ट्रेट लाइन ABC इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट B।
नाउ नेक्स्ट देखो, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे स्टार लगा लीजिए कि ये जो मोशन है मून का अर्थ की चारों तरफ जो ये घूमता है, ये किसकी वजह से घूमता है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंटर सीकिंग फोर्स। जो भी एक्सेलरेशन, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसको सेंटर अपनी तरफ खींच रहा है, उस सेंटर सीकिंग फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब मून भी अर्थ के चारों तरफ घूमेगा तो मून को भी अर्थ का सेंटर अपनी तरफ खींचेगा। हम इसको रियलाइज नहीं कर पाते। इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ को हम एक नाम देते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी ही इस फोर्स को प्रोवाइड करती है। इफ़ देयर वर नो सच फोर्स, अगर ऐसा कोई फोर्स नहीं है, द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। तो मून फ्री होकर उस स्टोन की तरह एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में चला जाएगा। नाउ इट इज सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। ये देखा गया कि जो एप्पल गिर रहा है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? अर्थ की तरफ। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? क्या वो एप्पल अर्थ को खींचेगा? इफ़ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स एन एप्पल। वाई? अगर ऐसा होता, हमने तो अर्थ को कभी नहीं देखा एप्पल की तरफ जाते हुए, और ऐसा क्यों नहीं होता? अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, याद रखो, द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, बट थर्ड लॉ क्या था? एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो उसकी वजह से अगर हम देखें तो अगर एप्पल आ रहा है अर्थ की तरफ तो अर्थ को भी जाना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, और अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज निग्लिजिबली। अब यहाँ पर एप्पल का मास बिल्कुल निग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू अर्थ। सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल। इसलिए हम ये देख नहीं पाते कि अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ जा रही है। एक्सटेंड द सेम आर्गूमेंट फॉर वाई द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। सेम यही एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया है। आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा कि अर्थ मून की तरफ क्यों नहीं जाती। क्यों? क्योंकि मून का मास भी एज कंपेयर टू अर्थ बहुत कम है, यही रीज़न है। इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं आपको पता है ये सन के चारों तरफ घूमते हैं। बाय आर्गुइंग द सेम वे, इसी तरह से आर्गूमेंट करते हुए, वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन सन एंड द प्लैनेट। सन और प्लैनेट्स के बीच में भी कोई फोर्स होगी। From the above facts, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and the moon, but all objects in the universe attract each other. इन्हीं फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए न्यूटन ने ये कंक्लूजन लिया, डिसीजन लिया कि सिर्फ अर्थ एप्पल और मून को ही अपनी तरफ नहीं खींचती, बल्कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं पूरे यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हमें दिखते वही हैं, जिनका निग्लिजिबल मास होता है वही हमें अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देते हैं, जिनका ज़्यादा होता है वो अट्रैक्ट होते हुए हमें दिखाई नहीं देते। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यही मैंने आपको डेफिनेशन दी है अभी क्वेश्चन नंबर 1 में लिखकर। यही जो अट्रैक्शन है किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स में, बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके बाद जो है आपका पोर्शन नेक्स्ट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।